मेरे पिता का आखिरी मैसेज उनके मरने से पहले शायद एक अंडरकवर कॉप के रूप में मेरी पहचान खुल चुकी है। अपराधी बदला लेने के लिए पक्का हमारे घर आएंगे। तुम्हें अपनी माँ को लेकर तुरंत विदेश जाना होगा। याद रखना, मेरे पुलिस आईडी नंबर को कभी भी दोबारा एक्टिवेट मत करना। मैं बहुत दर्द में था, लेकिन मैंने अपने पिता की चेतावनी नहीं मानी। लिनकाई को इस बदले की आग में फंसने से बचाने के लिए मैंने स्कूल में सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स के सामने उससे बहुत ही कड़ाई से ब्रेकअप कर लिया। उसकी आंखें लाल थी और वह जमीन पर घुटनों के बल बैठकर मुझसे भीख मांग रही थी कि मैं रुक जाऊं, उसे छोड़कर ना जाऊं और किसी और से प्यार ना करूं। लेकिन मैं इतना पत्थर दिल बन गया कि मैंने पीछे मुड़कर देखा तक नहीं और एक अमीर लड़की का हाथ थाम कर वहां से चला गया। प्यार जितना गहरा होता है, नफरत भी उतनी ही डार्क होती है। उस दिन के बाद से लिनकाई मुझसे नफरत करने लगी। उसने 4 साल तक बेइज्जती सही और आखिरकार बिजनेस वर्ल्ड के टॉप पर पहुंच गई और नंबर 1 फीमेल बिलियनेयर बन गई। फेमस होने के बाद उसने सबसे पहला काम अपनी पावर का इस्तेमाल करके मुझसे जबरदस्ती शादी रजिस्टर करवाने का किया। फिर वह मुझे ह्यूमिलिएट करने के लिए एक के बाद एक मर्दों को घर लाने लगी। हमारे सर्कल में हर कोई मेरा मजाक उड़ाता था कि मैं एक बिका हुआ आदमी हूं। लेकिन सिर्फ मैं जानता था कि उस साल उससे ब्रेकअप करने की वजह यह नहीं थी कि मैं उससे प्यार नहीं करता था और ना ही इसलिए कि मैं कोई गोल्ड डिगर था जिसने अमीरी के लिए गरीबी को छोड़ दिया, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी। जिस दिन वह 99वें आदमी को घर लाई, मुझे अचानक एहसास हुआ कि उस आदमी की आवाज मेरे भाई सियांग से बहुत मिलती जुलती थी। थोड़ी देर बाद लिनकाई तौलिया लपेटकर कमरे से बाहर निकली। उसकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ नफरत थी। उसने कहा, तुम सही वक्त पर वापस आए हो। फैमिली प्लानिंग का सामान खत्म हो गया है। जाओ बाहर से कुछ बॉक्स ले आओ। यह बोलने के बाद उसने दराज से कैश निकाला और मेरे चेहरे पर फेंक दिया। बाकी पैसे तुम्हारी टिप है। तुम्हें पैसों से बहुत प्यार है ना? पैसों की चोट से मेरा चेहरा जलने लगा। मैंने जमीन से पैसे नहीं उठाए, बल्कि लाल आंखों से उसे देखने लगा। इन सालों में तुम कितने मर्दों के साथ सोई हो? तुमने सियांग को भी क्यों नहीं छोड़ा? वो अच्छी तरह जानती थी कि सियांग मेरा बेस्ट फ्रेंड था। लिनकाई की आंखों में एक ठंडी चमक आई और वह हंसते हुए बोली, क्या तुमने तब मुझे छोड़ा था? मेरा दिल अचानक से बैठ गया। पुरानी यादें ताजा हो गई। काई और मैं जवानी में एक दूसरे के प्यार में पागल थे और स्कूल के फेमस कपल थे। हमने वादा किया था कि लीगल उम्र होते ही हम शादी कर लेंगे। लेकिन जब हमारा प्यार चरम पर था, तभी मैंने अचानक ब्रेकअप कर लिया और एक अमीर लड़की के साथ विदेश चला गया। जिस दिन हमारा ब्रेकअप हुआ, वह रोते हुए काफी दूर तक मेरे पीछे आई। इतनी प्राउड लड़की होने के बावजूद उसने बार बार मुझसे ब्रेकअप ना करने की भीख मांगी। लेकिन मैं इतना ठंडा हो चुका था कि मैं उससे एक शब्द भी बात नहीं करना चाहता था। मैंने उसे कार एक्सीडेंट होते हुए देखा जब वह मेरा पीछा कर रही थी। फिर भी मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो एक्सीडेंट बहुत सीरियस था। उसकी किडनी फट गई थी। बचने के लिए उसे ट्रांसप्लांट की जरूरत थी। खून से लथपथ वह ऑपरेशन टेबल पर पड़ी थी और फिर भी उठकर मुझे कॉल करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उसकी हर कॉल मैंने काट दी। उस दिन के बाद से लिनकाई को मुझसे नफरत हो गई। उसने 4 साल मेहनत की और बिजनेस वर्ल्ड की टॉप बिलियनेयर बन गई। फेमस होते ही उसने अपनी पावर से मुझसे जबरदस्ती शादी की ताकि वह मुझे तड़पा सके। वो अलग अलग मर्दों को घर लाकर मुझे नीचा दिखाने लगी। लेकिन सिर्फ मैं जानता था कि उस साल मैंने उससे ब्रेकअप क्यों किया था। मेरे पिता एक अंडरकवर कॉप थे जिनका मिशन उस साल फेल हो गया था। ड्रग लॉर्ड को उनकी पहचान पता चल गई थी। मेरे पिता को मारने के बाद उस क्रिमिनल गैंग ने मेरे परिवार से बदला लेना शुरू कर दिया। खबर मिलते ही मेरा पूरा परिवार भागने लगा और लिनकाई को मुसीबत में ना डालने के लिए मुझे उससे ब्रेकअप करना पड़ा। रास्ते में मुझे पता चला कि उसका एक्सीडेंट हो गया है और मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर हॉस्पिटल जाकर उसे अपनी किडनी डोनेट की। मैं उसके होश में आने का इंतजार भी नहीं कर सका क्योंकि मुझे घर पहुंचना था। लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि घर के चारों बड़ों के साथ मेरी माँ और बहन को भी उन ड्रग तस्करों ने बेरहमी से मार दिया था। सिर्फ मैं ही था जो मौत के मुंह से बच निकला। अपने परिवार की दर्दनाक मौत के बारे में सोचकर मेरी आंखें खून की तरह लाल हो गई। मेरी आंखों में आंसू देखकर लिनकाई ठंडे अंदाज में बोली, लेकिन उसकी आंखों में एक उम्मीद थी। क्या हुआ? क्या तुम यह कहना चाहते हो कि उस वक्त तुम्हारी अपनी कोई मजबूरी थी? होश में आते ही मैंने सख्ती से अपना सिर हिला दिया। कोई मजबूरी नहीं थी। तुम गलत नहीं थी। मैं बस एक गोल्ड डिगर हूं
जिसने पैसों के लिए प्यार को छोड़ दिया। मैं बस इतना ही मतलबी हूं। मैं उसे तब सच नहीं बता सका था और अब भी नहीं बता सकता। मैं अपने पूरे परिवार की मौत का बदला और खून का बोझ लेकर जी रहा हूं। इस जिंदगी में मेरा उसके साथ कोई फ्यूचर नहीं है। यह साल मेरे लिए बस उधार का वक्त है। अब मैंने अपने पिता का पुलिस आईडी नंबर अपनाने का फैसला कर लिया है, जो एक मौत और जिंदगी का मिशन है। शायद मैं जल्द ही अपने परिवार से मिल पाऊंगा। मुझे इस हाल में देखकर लिनकाई का गुस्सा और बढ़ गया। उसने नफरत से कहा, अगर ऐसा है तो बाहर जाओ और वह सामान लेकर आओ। मैंने कुछ नहीं कहा। जमीन से पैसे उठाए और बाहर चला गया। सामान खरीदने के बाद मैंने उसे दरवाजे पर रख दिया और अपने कमरे में जाकर कुंडी लगा ली। उस रात अगले कमरे से आने वाली आवाजें रुक ही नहीं रही थी, जैसे वह मुझसे जानबूझकर बदला ले रही हो। लिनकाई सियान से बहुत प्यार भरी बातें कर रही थी और वह प्यार के शब्द वही थे जो उसने कभी मुझे गले लगाकर कहे थे। उन दिनों हमारे हालात ठीक नहीं थे। हम 20 स्क्वायर मीटर से भी छोटे किराए के घर में रहते थे, लेकिन हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मैंने हजारों बार सोचा था कि मैं लिनकाई के साथ बूढ़ा होऊंगा, हमारे बच्चे होंगे और हम खुशी खुशी रहेंगे। लेकिन वो यादें अब कांच के टुकड़ों की तरह हैं, जो कभी वापस नहीं आएंगी। मैं पूरी रात रोया। जब सुबह उठा तो मेरा तकिया गीला था। मैंने खुद से कहा, शाइन, यह आखिरी बार है जब तुम उसके लिए रो रहे हो। जब मैं नीचे गया तो वह दोनों जाग चुके थे। जो मर्द वह पहले घर लाती थी, वह कभी रात को नहीं रुकते थे। सियांग पहला था जिसने यहां ब्रेकफास्ट किया। घर की मेड्स बहुत बिजी थी। मुझे आज ही पता चला कि आज सियांग का बर्थडे है। लिनकाई उसके लिए घर पर एक शानदार बर्थडे पार्टी देना चाहती थी। जब पार्टी शुरू हुई, हमारे सर्कल के बहुत से दोस्त आए। उन्होंने सियांग का ऐसे स्वागत किया जैसे वह इस घर का मालिक हो। लिनकाई ने भी उसे पूरा सम्मान दिया। उसका हाथ पकड़कर सबके साथ टोस्ट किया। जब उसने कैंडल बुझाकर विश मांगी तो उसने उस पर करोड़ों की डायमंड वॉच लुटा दी। जैसे जैसे उनके बीच फीलिंग्स बढ़ने लगी, उन दोनों ने सबके सामने एक दूसरे को पैशनेटली किस किया। नीचे खड़े लोगों ने जोरदार तालियां बजानी शुरू कर दी। वहां मौजूद हर किसी की आंखों में मेरे लिए साफ साफ दया दिख रही थी। इस हद तक मजबूर पति होना वाकई बहुत पैथेटिक है। हमारे पूरे सर्कल में भला कौन नहीं जानता कि वह और मैं अब मजाक बन चुके हैं। अगर मैं इसकी जगह होता तो कहीं छिपने की जगह ढूंढ लेता। फिर भी वह ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके चेहरे पर कोई रिएक्शन ही नहीं है। मैंने कड़वाहट भरी एक मुस्कान दी। मैंने पहले ही इतना दर्द सहा है कि अब यह सब मेरे लिए क्या मायने रखता है। पार्टी के बीच में एक सुनसान जगह पर सियांग ने मुझे ढूंढ लिया। पूरा दिन बीत गया। क्या तुम मुझसे पूछोगे नहीं कि क्यों? मैंने धीरे से अपना सिर हिलाया। अब कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। सियांग मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो उस साल क्या हुआ था यह उसे भी पता था। इन सभी सालों में उसने चुपचाप मुझे मौत से बदतर जिंदगी जीते हुए देखा है। कितनी ही बार उसने मेरी लाल आंखें देखी थी जब मैं लिनकाई की भेजी हुई बेड फोटो देखकर आंसू बहाता था। उसे भी बहुत दुख होता था और वह खुद को लिनकाई को कॉल करके सारा सच बताने से रोक नहीं पाता था। वो मैं ही था जिसने उसे रोका, यह कहकर कि चाहे हम कुछ भी कर लें, हम दोनों का अंजाम नहीं बदलेगा। अब सियांग ने मुझे अपनी लाल आंखों से देखा। उसकी आंखों में बहुत सारे इमोशंस थे जिन्हें समझना नामुमकिन था। शायद तुम्हें पता है, मुझे तुम्हारा यह लुक सबसे ज्यादा नापसंद है। जैसे तुम्हें किसी चीज की परवाह ही नहीं है। तुम कुछ नहीं जानते। बेशक तुम्हें यह भी नहीं पता कि मैंने उसे कई सालों से सीक्रेटली पसंद किया है, लेकिन उसके दिल में सिर्फ तुम हो। मैं जानता हूं कि इन सालों में तुमने उसके लिए मौत से बदतर जिंदगी जी है, पर क्या तुम जानते हो तुम्हारे जाने के बाद उसने कैसे दिन काटे? तुम्हारी वजह से वह हर रोज शराब में डूबी रहती थी। इतना पीती थी कि उसे खून की उल्टियां होती थी। वह उस पुराने किराए के घर में पूरी पूरी रात अकेली रहती थी, जहां तुम दोनों साथ रहते थे। जो फोटो तुम पीछे छोड़ गए थे, वह आज भी उसके वॉलेट में रहती है। एक बार जब उसे लूटा गया तो उसने चाकू के कई बार सहना मंजूर किया, लेकिन वह वॉलेट बचाए रखा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह तुम्हारी दी हुई आखिरी निशानी खोना नहीं चाहती थी। फेमस होने के बाद वह तुम्हें घर ले आई, इतने सारे मर्दों को घर लाई। यह सब उसने सिर्फ इसलिए किया ताकि तुम उसके सामने झुक जाओ। अगर तुम बस एक बार कह देते कि तुम आज भी उससे प्यार करते हो तो वह सब कुछ भुलाकर पहले की तरह तुम्हारे साथ रहने को तैयार हो जाती। शायद वो इतनी प्राउड इंसान है, फिर भी तुम्हारे लिए वह इतनी मजबूर हो गई।
वह तुमसे नफरत करती है लेकिन उससे कहीं ज्यादा प्यार करती है। यहाँ आकर वह एक पल के लिए रुका। तुम्हें पता है, मुझे भी तुमसे नफरत है। मुझे नफरत है कि तुमने उसके साथ ऐसा बर्ताव किया, फिर भी वह तुम्हें छोड़ने को तैयार नहीं है। सच तो यह है कि काई को कभी मेरी जरूरत नहीं थी। इन सालों में वह जो भी मर्द घर लाई वह सब तुम्हारी तरह दिखते थे, लेकिन मैं और तुम बिल्कुल एक जैसे नहीं दिखते। फिर भी मैं उसके साथ सबसे लंबे समय तक रहूंगा। जानते हो क्यों? क्योंकि मैंने उससे झूठ बोला था कि उस साल मैंने ही उसे किडनी डोनेट की थी। मैं बस खामोशी से सुनता रहा, एक शब्द भी नहीं बोला। मुझे अभी भी चुप देखकर सियांग की सांसें धीरे धीरे तेज होने लगी। काफी देर बाद वह बोला, शायन, तुमने इस साल भी मुझे कोई बर्थडे प्रेजेंट नहीं दिया, लेकिन मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए। मैं चाहता हूं कि तुम काई को मुझे सौंप दो। यह सुनकर मैं काफी देर तक खामोश रहा। जैसे ही सियांग को लगा कि मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं बोला, ठीक है। सियांग मुस्कुराया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। अगर तुम उसे छोड़ रहे हो तो उसे पूरी तरह छोड़ दो ताकि उसके दिल में तुम्हारा कोई नामो निशान ना रहे। जैसे ही यह शब्द उसके मुंह से निकले, उसने सीढ़ियों की रेलिंग छोड़ दी, अपनी आंखें बंद की और सीधे पीछे की तरफ गिर गया। उस तेज आवाज ने सबको चौंका दिया। लिनकाई ने जब सियांग को जमीन पर पड़ा देखा तो उसके चेहरे के भाव एकदम बदल गए। शाइन, क्या तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? उसने सियांग को उठाया और तेजी से दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। पार्टी एक बुरे मोड़ पर खत्म हुई। बॉडीगार्ड्स मुझे भी हॉस्पिटल ले गए। मैंने सुना कि सियांग की बहुत ब्लीडिंग हुई थी और इत्तेफाक से मेरा ब्लड ग्रुप सियांग से मैच कर गया, तो लिनकाई ने बिना सोचे समझे मुझे ब्लड डोनेट करने का ऑर्डर दे दिया। ब्लड डोनेट करने के लिए एक सिंपल हेल्थ चेकअप की जरूरत होती है। पुरानी सर्जरी और बीमारियों का पता चल ही जाएगा। मैं नहीं चाहता था कि लिनकाई को इस वक्त पता चले कि मैंने ही उसे किडनी डोनेट की थी। यह सोचकर मेरे चेहरे के भाव तुरंत कड़े हो गए। मैं डोनेट नहीं करूंगा। उसका ब्लड ग्रुप इतना भी रेयर नहीं है। डोनेट करने के लिए मैं ही क्यों? लिनकाई ने अपनी पॉकेट से कैश की एक मोटी गड्डी निकाली और जोर से मेरे चेहरे पर दे मारी। क्या तुम्हें पैसों से प्यार नहीं है? तुम्हें कितने पैसे चाहिए? वह तुम्हें उतने पैसे देगा। क्या अब तुम डोनेट करने को तैयार हो? मैंने सुन चेहरे के साथ देखा कि मेरे सामने खड़ा इंसान एक के बाद एक कैश की गड्डियां मेरे चेहरे पर फेंक रहा है। मेरा दिल ऐसे महसूस कर रहा था जैसे किसी ने चाकू से गहरा घाव किया हो। जब उसने बिना थके 6-7 गड्डियां फेंक दी तो मैं आखिरकार नीचे झुका और बिखरे हुए नोटों को एक एक करके उठाने लगा और एक नकली मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। क्या यह अच्छा नहीं होता कि तुम यह पैसे पहले ही दे देती? कितना टाइम वेस्ट हुआ। बोलने के बाद मैं सीधा ब्लड डोनेशन रूम में चला गया। चेकअप के बाद डॉक्टर ने हाथ में मौजूद रिपोर्ट को देखा और अपना सिर हिलाया। इन सज्जन की पहले सर्जरी हो चुकी है। इनकी एक किडनी नहीं है। इनकी हैवी ब्लीडिंग की हिस्ट्री भी रही है। इन्हें ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। लिनकाई की भेद तुरंत सिकुड़ गई। किडनी गायब होने से तुम्हारा क्या मतलब है? मेरे बोलने का इंतजार किए बिना लिनकाई फिर से ठंडे अंदाज में बोली, अब क्या? मेरे पैसों के लिए? क्या तुम वाकई अब कोई कहानी बनाने वाले हो कि तुम वही थे जिसने तब मुझे किडनी डोनेट की थी? मेरा दिल बैठने लगा। मैंने जबरदस्ती एक मुस्कान लाई और सिर हिलाया। सही कहा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी चालाकी इतनी जल्दी पकड़ लोगी। उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उसने डॉक्टर का कॉलर पकड़ा और दांत पीसते हुए कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि उसने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं। तुम झूठ बोल रहे हो। वह तुम्हें डबल देगा। सियांग को जितने खून की जरूरत है उतना ही इसके शरीर से निकाल लो। बड़ी सुई मेरी नस में चुभ जिससे मेरा शरीर अपने आप कांप उठा। धीरे धीरे खून निकलने लगा और मेरा शरीर ठंडा पड़ता गया। मेरी आंखों के सामने की दुनिया धुंधली होने लगी। मुझे नहीं पता कितनी शीशियां खून निकाला गया जब तक कि मैं हार नहीं मान गया और बेहोश हो गया। जब मैं जागा तो बाहर अंधेरा हो चुका था। मेरे बेड के पास मेरा फेवरेट स्टिकी राइस केक रखा था। पहले जब भी मेरी तबीयत खराब होती थी, लिनकाई चाहे कहीं भी हो, आंधी तूफान की परवाह किए बिना मेरे लिए यह खरीद कर लाती थी। वह कहती थी कि अभी वह गरीब है और सिर्फ यही चीजें खरीद सकती है, लेकिन फ्यूचर में वह मुझे बेस्ट चीजें देगी। यह सोचकर कि वह कैसे मुझे थामकर प्यार से तसल्ली देती थी, मेरा दिल बुरी तरह बैठने लगा। बहुत दर्द हो रहा था।
दम घुटने के उस मोड़ पर मैंने टेबल से वह स्टिकी राइस केक उठाया और मैकेनिकली उसे अपने मुंह में डालकर एक एक टुकड़ा निगलने लगा। जब मैं बाहर निकला तो मैंने देखा कि अगले कमरे में सियांग बेड पर लेटा लिनकाई के साथ क्यूट हरकतें कर रहा था। काई, यह बहुत गर्म है। लिनकाई ने उसे ठंडा करने के लिए धीरे से फूंक मारी, फिर उसके मुंह के पास ले गई। उसने एक बाइट ली और बोला, ज्यादा मीठा नहीं है। लिनकाई बिल्कुल भी इम्पेशेंट नहीं हुई, बस मुस्कुराई और अपने बैग से एक कैंडी निकाली, उसे अनरैप किया और उसके मुंह में डाल दी। उसने आंखें झपकाई और कहा, अभी भी मीठा नहीं है। इस बार लिनकाई ने हाथ में पकड़ा बाउल नीचे रखा और सीधे उसके गालों को थामकर उसे धीरे से किस किया। एक पल बाद दोनों अलग हुए। सियांग ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। उसकी आवाज में बहुत प्यार था। काई, अब शाइन से प्यार मत करो, मुझसे प्यार करो, ठीक है। लिनकाई की नजर ठीक उसी वक्त दरवाजे की तरफ गई और मेरी आंखों से मिल गई। हवा में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें ठंडी थी। मैं अब उससे प्यार नहीं करती। मैं उससे फिर कभी प्यार नहीं करूंगी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस अपने होठों पर एक दर्द भरी मुस्कान लाई और मुड़कर चला गया। हॉस्पिटल के उन दिनों में लिनकाई ने सियांग पर इतना प्यार लुटाया कि हॉस्पिटल में हर कोई इस बारे में जान गया था। मैं अपने हॉस्पिटल रूम में अकेला था। मुझसे मिलने वाला कोई नहीं था। इंटर्न नर्स को लगा कि मैं सिंगल हूं और एक दिन उसने हिम्मत करके मेरा कांटेक्ट नंबर मांगा। इत्तेफाक से लिनकाई ने यह सब देख लिया। उसने हम दोनों की तरफ रूखेपन से देखा। बिना एक शब्द बोले उसकी आंखों की चमक डरावनी हद तक ठंडी थी। रात में मैंने वह आतिशबाजी देखी जो उसने सियांग के लिए तैयार की थी। उस शानदार फायरवर्क्स ने पूरे रात के आसमान को रोशन कर दिया। हॉस्पिटल में हर कोई उसे देखने के लिए बाहर दौड़ पड़ा। मैं उन पटाखों के नीचे खड़ा था, उस खूबसूरती को देख रहा था जो मेरे लिए नहीं खिली थी। पटाखे पल भर के होते हैं, बिल्कुल मेरी खुशी की तरह। वो इंटर्न नर्स जिसे मेरा चेकअप करने आना था, डिस्चार्ज होने तक फिर कभी मेरे सामने नहीं आई। डिस्चार्ज वाले दिन सियांग ने मुझे साथ ले जाने की जिद की। काई, शाइन को भी हमारे साथ ले चलो, उसे अकेले राइड लेनी पड़ेगी, यह बहुत इनकन्वीनियंट होगा। लिनकाई ने मुझे नफरत से देखा। उसकी टोन एकदम बेरुखी थी। सियांग, उसके साथ ज्यादा अच्छे मत बनो, वरना वह तुम्हें हड्डियों तक चबा जाएगा। वैसे भी वह औरतों को अट्रैक्ट करने में बहुत माहिर है। बहुत से लोग उसे घर ले जाने के लिए तैयार होंगे। मैंने कुछ नहीं कहा और आखिर में उसकी कार में बैठ गया। रास्ते में लिनकाई को अचानक एक फोन कॉल आया कि उसे कॉकटेल पार्टी में इनवाइट किया गया है। यह सुनकर सियांग ने उससे रिक्वेस्ट की कि वह हम दोनों को साथ ले चले, यह कहते हुए कि कई दिनों तक हॉस्पिटल में बंद रहने के बाद वह बाहर जाकर दुनिया देखना चाहता है। लिनकाई ने मना नहीं किया। हम तीनों एक साथ पार्टी में गए। हर किसी ने उसे सियांग का हाथ थामे देखा और सोचा कि वही लिनकाई का पति है, इसलिए सबकी नजरें मुझ पर टिक गई जो उनके पीछे चल रहा था। लिन, यह जेंटलमैन कौन है? उसने मेरी तरफ एक नजर डाली और रूखेपन से कहा, यह हमारे घर का नैनी है। मैं इसे यहाँ सियांग का ख्याल रखने के लिए लाई हूं। मेरा दिल जोर से धड़का, लेकिन मैंने पलटकर एक शब्द भी नहीं कहा। इसी बीच किसी ने लिनकाई को ड्रिंक ऑफर की। उसने बस मेरी तरफ हाथ से इशारा किया। मैंने तुम्हें अपने पीछे आने के लिए कहा था, यहां एंजॉय करने के लिए नहीं। फिक्र मत करो, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। मैंने मुस्कुराते हुए बिना किसी हिचकिचाहट के वाइन का गिलास लिया और उसे गटक गया। सबने देखा कि उसे मेरी कोई परवाह नहीं है, तो सब एक एक करके मेरे पास आए और मुझे पिलाने लगे और मैंने भी किसी को मना नहीं किया। इसी बीच एक मिडिल एज्ड औरत ने ड्रिंक ऑफर करने के बहाने चुपके से मुझे गलत तरीके से छूना शुरू कर दिया। मैंने उसे कई बार पीछे धकेला। उसने फिर से अपना हाथ मेरे एब्स पर रख दिया। कम रोशनी वाले कोने में लिनकाई की आंखें यह सब देख रही थी। उसकी नजरें और भी डार्क होती जा रही थी। मुझे नहीं पता मैं कब से पी रहा था। मुझे चक्कर आने लगे और चलते वक्त दुनिया घूम रही थी। मैं उठा और चेहरा धोने के लिए बाथरूम गया। जब मैं बाहर आया तो वह औरत कदम दर कदम मेरी तरफ बढ़ने लगी। मेरे दिल में एक बुरा ख्याल आया। मैं जल्दी से पीछे हटा, लेकिन उसकी हरकतें और भी तेज थी। एक हाथ से उसने ड्रग्स में भीगा हुआ कपड़ा मेरे मुंह और नाक पर दबा दिया। मेरा शरीर भारी होने लगा। मेरे शरीर का खून जैसे एक पल में उबलने लगा। मैंने संघर्ष किया जब उसने मुझे गलियारे के अंदर खींचा। कमरे में धकेले जाने के आखिरी पल में मैंने अपनी
पूरी ताकत लगाकर उस औरत के पैर पर किक मारी। दर्द में उसके हाथ ढीले होते ही मैंने उसे धक्का दिया और लड़खड़ाते हुए बाहर निकल गया और छिपने के लिए रैंडमली एक कमरा ढूंढ लिया। मेरा शरीर इतना गर्म था कि लग रहा था जैसे फट जाएगा। वह कपड़ा यकीनन नशीला था। मुझे पता था कि मैं एक जाल में फंस गया हूं। अचानक कमरे का दरवाजा खुला। एक लंबी औरत अंदर आई। रोशनी के खिलाफ होने की वजह से मैं उसका चेहरा साफ नहीं देख पा रहा था। मुझे लगा कि वह कोई प्राइवेट रूम अटेंडेंट है और मैं उसकी तरफ लपका और उसका हाथ अपनी पूरी ताकत से पकड़ लिया। मेरी मदद करो, किसी औरत को ढूंढो। आने वाली की आवाज ठंडी थी। क्या तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? मैंने अपने होठों को जोर से काटा, खुद को थोड़ा होश में लाने की कोशिश की। मैं मर नहीं सकता। मैं तुमसे विनती कर रहा हूं। आने वाली औरत ने एक ठंडी हंसी दी। तुम्हें किसी औरत को ढूंढने की क्या जरूरत है? क्या मैं यहां नहीं हूं? वह जानी पहचानी आवाज गूंजी जिसने पल भर में मेरा आधा नशा उतार दिया। मैंने अपनी आंखें खोलकर सामने खड़े इंसान को देखा। वह लिनकाई थी। अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए मैंने उसे पीछे धकेला। तुम नहीं। लिनकाई का चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया। उसने गुस्से में आगे बढ़कर मेरी गर्दन कसकर पकड़ ली। मैं क्यों नहीं? क्या तुमने नहीं कहा था कि जब तक मेरे पास पैसा है तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे? अब मेरे पास पैसा है तो क्यों नहीं? मैं एक पल के लिए सुन रह गया और फिर मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े क्योंकि तुम लिंग आई हो। तुम मेरी लिन आई हो। जैसे ही यह शब्द मेरे मुंह से निकले जैसे कोई सुनामी आ गई हो। उसने पूरी तरह कंट्रोल खो दिया। मुझे दीवार से सटा दिया और मुझे किस करने लगी। वह एक लंबी और पैशनेट रात थी। जब मैं फिर से जागा तो अगली सुबह हो चुकी थी। मैंने अपने पूरे शरीर पर लव बाइट्स के निशान देखे। मेरे गाल इतने गर्म थे जैसे उनमें आग लगी हो। मेरे पास लिनकाई भी जाग चुकी थी। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव था जैसे वह हजारों बातें कहना चाहती हो, लेकिन आखिर में उसने बस रूखेपन से कहा, अपना मुंह बंद रखना। सियांग के सामने कुछ मत कहना। मैं जोर से हंसा। ठीक है, जब तक तुम मुझे पैसे दोगी मैं पक्का एक शब्द भी नहीं कहूंगा। लिनकाई का चेहरा गुस्से से उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपने पास से कैश की एक मोटी गड्डी निकाली और नफरत से मेरी तरफ फेंक दी। फिर उठी, कपड़े पहने और बिना पीछे मुड़े वहां से चली गई। वापस लौटने के बाद ही मुझे पता चला कि आज से सियांग हमारे साथ इसी घर में रहने के लिए आ रहा है। उसका सामान पूरे लिविंग रूम में बिखरा पड़ा था और मेड उसे समेटने में उसकी मदद कर रही थी। मुझे देखकर सियांग ने ऐसे ग्रीट किया जैसे वह इस घर का मास्टर हो। तुम आ गए। मैंने मेड से कहकर तुम्हारा रूम लिविंग रूम में शिफ्ट करवा दिया है। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? मुझे बुरा लगे या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी फीलिंग्स की किसी को परवाह नहीं है। वैसे भी मैं इस घर में अब ज्यादा दिन नहीं रुकने वाला। जब से वह यहाँ रहने आया वह दोनों किसी न्यूली वेड कपल की तरह थे। हर वक्त एक दूसरे से चिपके रहना चाहते थे। खाने के वक्त लिनकाई बड़े प्यार से उसे खाना सर्व करती और उसके लिए प्रॉन छीलती। यहाँ तक कि सूप को भी सही टेम्परेचर तक ठंडा करने के बाद ही वह उसे पिलाती। लिविंग रूम में जब भी मैं वहां से गुजरता मैं हमेशा उन्हें एक दूसरे को गले लगाए और पैशनेटली किस करते हुए देखता। हालांकि मेरा रूम लिविंग रूम में ही था, पर रात को जब मैं हॉलवे से गुजरता तो मुझे हमेशा वह आवाजें सुनाई देती। उन्होंने मुझे फंसाने के लिए एक जाल बुना था और उसे धीरे धीरे कस रहे थे जब तक कि मैं पूरी तरह टूट ना जाऊं और जख्मों से भर ना जाऊं। लिनकाई जानबूझकर मुझे टॉर्चर करती थी। जब वह और सियांग इंटिमेट हो रहे होते तो वह जानबूझकर मुझे दरवाजे के बाहर पहरा देने के लिए बुलाती। तुम्हें पैसे पसंद है ना? तो आज रात हमारे लिए पहरा दो। एक रात के 1 लाख। कैसा रहेगा? उसका चेहरा बहुत ही अल्यूरिंग था। उसके पतले गुलाबी होठ हल्के से मुड़े हुए थे जो ठंडे भी थे और एरोगेंट भी। मैंने काफी देर तक खामोशी से उसे देखा और फिर जवाब दिया, 2 लाख। लिनकाई का चेहरा हल्का सा सेहर उठा। उसने अपने जबड़े कस लिए। उसने पास से पैसों की एक गड्डी ली और नफरत से मेरी तरफ फेंक दी। दफा हो जाओ। मैंने बिना किसी एक्सप्रेशन के पैसे उठाए और बाहर निकलते वक्त बड़े ध्यान से उनके लिए दरवाजा भी बंद कर दिया। ऐसी बेइज्जती अनगिनत बार हुई। वह शाम को मुझसे उन दोनों के लिए कमरा डेकोरेट करवाती, यहां तक कि उनकी पैशनेट रातों के बाद मुझे बेड साफ करने के लिए भी कहती। यह सब करने का रिवॉर्ड पैसों की वह गड्डियां होती थी जो एक के बाद एक मेरे चेहरे पर फेंकी जाती थी।
मैंने कभी मना करने के लिए मुंह नहीं खोला, ना ही कोई इमोशन दिखाया। असंतोष, गुस्सा, दिल का दर्द, कुछ भी नहीं। मैं बस शांति से पैसे उठाता और उसका दिया हर टास्क पूरा करता, बिल्कुल एक मशीन की तरह। ठंडा। ऐसा लगता था जैसे उसकी लाइफ और मेरी लाइफ का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं थी। फर्क नहीं पड़ता था कि वह किसी और मर्द के साथ सो रही है या उसे किसी और से प्यार हो गया है। लेकिन मेरी इस बेरुखी की वजह से लिनकाई पूरी तरह पागल हो गई। देर रात जब आसपास कोई नहीं होता, वह खुद को रोक नहीं पाती और मेरी कमर के चारों ओर अपनी बाहें लपेट लेती और मुझे दीवार से सटाकर सवाल करती, तुम इतना ठंडा रिएक्ट क्यों कर रहे हो? तुम्हें परवाह क्यों नहीं है? तुम्हें जलन क्यों नहीं होती? शाइन, क्या तुमने मुझे कभी पसंद नहीं किया? मैं तुम्हारे लिए वाकई में क्या हूं? मैंने वही शांत एक्सप्रेशन बनाए रखा। मेरी आंखों में उसके लिए प्यार का कोई निशान नहीं था। मुझे सिर्फ पैसों से मतलब है। अगर तुम चाहती हो कि मैं वैसा एक्ट करूं जैसा तुम चाहती हो तो ठीक है, पर तुम्हें और पैसे देने होंगे। इस बार काई पागल नहीं हुई। उसने बस एक ठंडी मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखा। तब तक मुस्कुराती रही जब तक उसकी आंखों के कोने थोड़े लाल नहीं हो गए। उसने मुझे धक्का दिया और बिना पीछे मुड़े चली गई। कुछ दिनों बाद काई को बिजनेस डिस्कस करने के लिए एक माउंटेन विला जाना था। असल में मुझे पता नहीं था। आखिर उसकी लोकेशन मुझे कभी रिपोर्ट नहीं की जाती थी। वह तो मेड्स इकट्ठे होकर गसिप कर रही थी और वहां से गुजरते वक्त मैंने सुन लिया। मैंने सुना कि यंग मिस्टिंगवे माउंटेन विला गई थी और पहाड़ से नीचे आते वक्त वहां एवलांच बर्फानी तूफान आ गया। अभी तक कोई खबर नहीं है। फिर हमें क्या करना चाहिए? मैंने सुना है कि इस साल टिंगवे माउंटेन पर बर्फ बहुत ज्यादा गिरी है। एक बार एवं आ जाए तो बचने की उम्मीद कम ही होती है। यह सच है। मुझे तो तब पता चला जब मैंने मिस्टर सियांग को यंग मिस के असिस्टेंट से फोन पर बात करते सुना। उन्होंने लोगों को ढूंढने के लिए भेज दिया है, लेकिन पहाड़ पर अभी भी भारी बर्फबारी हो रही है, इसलिए रेस्क्यू टीम ऊपर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही। यह अनिश्चित है कि वे उसे ढूंढ पाएंगे या नहीं। मेरा शरीर अपने आप जम गया और मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सिर पर ठंडे पानी की बाल्टी उड़ेल दी हो। मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैंने अपनी स्क्रीन अनलॉक की और सच में टॉप न्यूज स्टोरी टिंगवे माउंटेन विला में आए बड़े ऐलान के बारे में थी। लिन ग्रुप की सीईओ लापता है। उनका कुछ पता नहीं चल रहा। मैं कभी इतना डरा नहीं था। इतना कि मैं अपना फोन तक ठीक से नहीं पकड़ पा रहा था और वह धप से जमीन पर गिर गया। मेरी आंखों के सामने हजारों इमेज फ्लैश हुई और मेरा चेहरा पल भर में पीला पड़ गया। नहीं, लिनकाई को कुछ नहीं हो सकता। मैं लड़खड़ाते हुए उठा, एक कोट और स्कार्फ ढूंढा और विला से बाहर की ओर भागा। जब मैं टिंगवे माउंटेन के नीचे पहुंचा तो सभी रेस्क्यू टीमें बर्फीले तूफान की वजह से रुकी हुई थी और ऊपर जाने की हिम्मत नहीं कर रही थी। मैंने मजबूती से भीड़ को पीछे धकेला, एक स्नो मोबाइल पकड़ी और जैसे ही गैस देने वाला था, किसी ने मुझे रोक दिया। क्या तुम खुद को मारना चाहते हो? तूफान बहुत तेज है, विजिबिलिटी बहुत कम है। अगर तुम ऊपर गए भी तो किसी को बचा नहीं पाओगे और खुद मुसीबत में पड़ जाओगे। अभी हम सिर्फ तूफान के रुकने का इंतजार कर सकते हैं। मैंने अपने दांत पीसे और उस इंसान को जोर से धक्का दे दिया। मेरे काम से दूर रहो, मैं उसे पक्का नीचे लेकर आऊंगा। यह सब पलक झपकते ही हो गया। मैंने एक्सेलरेटर घुमाया और तेजी से निकल गया। पहाड़ पर तूफान नीचे से भी ज्यादा तेज था। हालांकि मैंने एक मोटा स्नो सूट पहना था, फिर भी मैं ठंड से कांप रहा था। पूरा पहाड़ सफेद चादर में ढका था। लिनकाई को ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था। मैं बार बार उसका नाम पुकार रहा था। लिनकाई, तुम कहाँ हो? तूफान ने मेरी आवाज को निगल लिया। चिल्लाते चिल्लाते मेरा गला बैठ गया था, पर मैंने उसे पुकारना बंद नहीं किया। 1 घंटे बाद मुझे आखिरकार एक पेड़ के नीचे लिनकाई का फिगर दिखा। मैं पागलों की तरह आगे भागा, अपना हैट और स्कार्फ उतार कर उसे पहना दिया। वह उस वक्त बेहोश थी। उसके गाल बर्फ की तरह ठंडे थे। मैंने उसे अपनी स्नो मोबाइल पर खींचा। लिनका आई, तुम ठीक हो जाओगी। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। रास्ते में बर्फ के नीचे छिपी एक टहनी से मेरा पैर जख्मी हो गया, लेकिन मुझे जैसे दर्द का एहसास ही नहीं हुआ। अभी मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, मुझे काई को सुरक्षित नीचे ले जाना था। स्नो मोबाइल 3 घंटे तक तूफान के बीच चलती रही और आखिरकार हम पहाड़ के नीचे पहुंच गए। जब रेस्क्यू वर्कर्स ने हमें देखा
जैसे ही हम दोनों की शक्लें उन्हें दिखी, सब हैरान होकर हमारी तरफ दौड़े। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मुझ में इतनी हिम्मत और ताकत होगी कि मैं अकेले इतने खराब मौसम में उसे ढूंढकर पहाड़ से नीचे ले आऊंगा। भीड़ को अपनी तरफ आता देख मैंने लिनकाई की ओर देखा और तभी मुझे इतना सुकून मिला कि मैं बेहोश हो गया। मुझे नहीं पता कि मैं कब तक बेहोश रहा, पर आखिरकार जब मेरी आंख खुली तो हॉस्पिटल में लिनकाई का कोई निशान नहीं था। मैंने जल्दी से अपना सामान समेटा और डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटीज पूरी करने चला गया। घर पहुंचने के बाद ही मुझे पता चला कि सियांग उसे पहले ही घर ला चुका है और वह इंसान जो अकेले बर्फीले तूफान का सामना करके उसे बचाने पहाड़ पर गया था वह भी अब सबकी नजरों में सियांग बन चुका था। सामने वाले इंसान को सही सलामत देखकर मेरे पास कहने को कुछ नहीं था, इसलिए मैं चुपचाप मुड़कर ऊपर चला गया। पीछे से लिनकाई ने देखा कि मैंने उसके लिए जरा भी फिक्र नहीं जताई तो उसने नफरत से मुझे आवाज दी, शायन क्या तुम वाकई इतने पत्थर दिल हो? मेरी पीठ हल्की सी कांपी पर मैंने कुछ नहीं कहा और सीधा ऊपर चला गया। अब कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, उसे मुझसे नफरत ही करने दो। जब से सियांग ने उसे बचाया था वह उसका कुछ ज्यादा ही ख्याल रखने लगी थी। घर की मेड्स भी जानती थी कि लिन के बाद अगर इस घर में किसी की बात सबसे ज्यादा मानी जाती है तो वह सियांग है। उसने उससे वादा किया था कि वह उसकी हर ख्वाहिश पूरी करेगा। सियांग ने उसे अपनी बाहों में भरा। उसकी टोन हमेशा की तरह जेंटल थी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस एक सही नाम और ओहदा चाहिए। काई, तुम जानती हो मैं हमेशा से तुमसे शादी करना चाहता था। उसे पकड़े हुए लिनकाई के हाथ सख्त हो गए। वह एक पल के लिए खामोश रही और फिर धीरे से बोली, मैं तुम्हारी हर बात मान सकती हूँ सिवाय इसके। वो अचानक उसकी तरफ देखने लगा। यह अभी भी शाइन की वजह से है ना? तुम उससे इतना प्यार करती हो, पर क्या वह तुमसे प्यार करता है? काई, जो इंसान हमेशा तुम्हारे साथ रहा, क्या तुम वाकई उसे बिल्कुल नहीं देख पा रही? इतना कहकर उसने उसे धक्का दिया और अपनी लाल आंखों के साथ बाहर की तरफ भागा। इससे पहले कि लिनकाई उसका पीछा करती उसे दरवाजे के बाहर टायरों के घिसने की तेज आवाज आई। बाहर भागकर उसने देखा कि सियांग जमीन पर पड़ा था। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह दौड़कर उसके पास गई और उसे अपनी बाहों में भर लिया। वह इतना कमजोर लग रहा था जैसे किसी भी पल उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। लिनकाई ने कांपते हुए उसका हाथ थामा और पछतावे के साथ उसकी तरफ देखा। मैं तैयार हूं, मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूं। उसका जवाब मिलते ही सियांग के चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। यह कार एक्सीडेंट इतना सीरियस नहीं था। हॉस्पिटल में मामूली पट्टी करवाने के बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। डिस्चार्ज होते ही लिमनकाई ने सबसे पहला काम मुझसे डिवोर्स मांगने का किया। वह दोनों लिविंग रूम के सोफे पर बैठे थे। दोनों ही बहुत कोल्ड और डिस्टेंट लग रहे थे। लिमकाई पहले बोली, तुम्हें कितनी प्रॉपर्टी चाहिए? अपनी कीमत बताओ। मैंने लापरवाही से डिवोर्स एग्रीमेंट के पन्ने पलटे। तुम्हें जो ठीक लगे दे दो, पर एक चीज है जो मुझे चाहिए ही चाहिए। उसने अपनी भे सिकोड़ी। क्या? मैंने एग्रीमेंट को फोल्ड किया और शांति से जवाब दिया, वो फैमिली हेयरलूम, पुश्तैनी निशानी जो तुमने सालों पहले मुझे दी थी। वो निशानी सिर्फ एक जेड पेंडेंट नहीं था, वह हमारे प्यार की निशानी थी। अगर मैं अपने मिशन में फेल हो गया और मारा गया तो मैंने सोचा था कि उस पेंडेंट को अपनी राख के साथ दफन करवाऊंगा, अपनी एक आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए। यह सुनकर लिनकाई की आंखों में अचानक एक चमक आई। उसने अपने दिल की धड़कन को काबू में किया और धीमे से कहा, अगर तुम डिवोर्स नहीं चाहते तो मुझे भी इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता था वह क्या सुनना चाहती है, पर मैं उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता था। बेशक हम डिवोर्स ले रहे हैं, अलग होकर मुझे ज्यादा एसेट्स मिलेंगे, तो मैं क्यों नहीं चाहूंगा। यह जेड पेंडेंट मैंने पहले इसकी वैल्यू चेक करवाई है। यह बहुत कीमती है, तुम्हें यह मुझे देना ही होगा। मेरा ऐसा बेशर्म बर्ताव देखकर लिनकाई का चेहरा गुस्से से हरा पीला पड़ गया। उसकी लंबी उंगलियों ने मुट्ठी भी ली और उसकी नजरें किसी तेज चाकू की तरह मुझे चुभ रही थी। शायद तुम्हारे पास दिल ही नहीं है। कल सिविल अफेयर्स ब्यूरो में मिलते हैं, लेट मत होना। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारा रिश्ता इतनी सादगी से खत्म हो जाएगा। मुझे लगा था कि उसका जैसा नेचर है वह मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी और मुझे तब तक टॉर्चर करेगी जब तक मैं टूट ना जाऊं। डिवोर्स सर्टिफिकेट पर हमारे नाम और फोटो देखकर मेरा दिल बुरी तरह दुखने लगा। अब से शाइन और लिनकाई के नाम का एक दूसरे से कोई नाता नहीं रहेगा। हम दो पैरेलल लाइंस की तरह हो गए जो अब कभी नहीं मिलेंगी। डिवोर्स से पहले लिनकाई ने मुझसे एक रिक्वेस्ट की।
वो मुझे बहुत सारी प्रॉपर्टी देगी, पर बदले में मुझे उसकी और सियांग की शादी में आना होगा और मुझे पूरे प्रोसेस के दौरान सियानन के साथ रहना होगा। उसके साथ सूट और डायमंड रिंग्स ट्राई करनी होंगी और मैं ही इकलौता बेस्ट मैन बनूंगा। यह सब करने के बाद ही वह मुझे आजाद करेगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्यों करना चाहती है। अपने एक्स हस्बैंड को अपनी शादी में रखना, क्या यह अनकंफर्टेबल नहीं होगा? पर जल्द ही मुझे समझ आ गया, यह वह सारी चीजें थी जो उसने कभी मुझे देने का वादा किया था। अब वह चाहती थी कि मैं बेबस होकर अपनी आंखों से देखूं कि जो सपने हमने साथ देखे थे, जो मैरिड लाइफ हमने सोची थी, वह अब किसी और को दी जा रही है। जब हमारी शादी हुई थी तब कोई सेरेमनी नहीं हुई थी, हमने तो वेडिंग फोटोज तक नहीं खिंचवाई थी। वह बस मुझे सिविल अफेयर्स ब्यूरो खींच कर ले गई थी सर्टिफिकेट लेने के लिए। वह शादी बस एक बदला थी, एक चोट थी, इसलिए जाहिर है उसने उसमें कोई मेहनत नहीं की थी। अब वह एक बिल्कुल नई शुरुआत करना चाहती थी। उसकी शादी आखिरकार खुशहाल होने वाली थी। सूट ट्राई करने के वक्त मैं एक तरफ बैठकर सियांग को एक के बाद एक सूट बदलते हुए देख रहा था। कांच के केस में रखे वह सूट वैसे ही बहुत अट्रैक्टिव थे और उस पर वह और भी खिल रहे थे। वाकई शादी हर इंसान का सपना होती है। शादी करने की फीलिंग ही अलग होती है। लिनकाई स्टेज के नीचे बड़े प्यार से खड़ी थी और हर बार उसके नया आउटफिट पहनने पर अप्रूवल में सिर हिलाती। पास खड़े स्टाफ और खुद सियांग लिनकाई की तारीफें करते नहीं थक रहे थे। मिस्टर सियांग, मिस लिन वाकई आपसे बहुत प्यार करती हैं। आप दोनों एक परफेक्ट मैच है, जैसे ऊपर वाले ने ही जोड़ी बनाई हो। मिस लिन आपका बहुत ख्याल रखती है ना। यह सारे सूट बहुत कीमती हैं, कोई आम इंसान तो इन्हें छूने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। सियांग मुस्कुराया और सिर झुका लिया। उसकी नजरें बार बार काई की तरफ जा रही थी। काई वाकई मेरे लिए बहुत अच्छी है। कपड़े बदलने के बाद वह सब साथ में सीसाइड वेडिंग वेन्यू की तरफ गए। बीच बीच पर शादी करना सियांग का आइडिया था। उसने कहा था कि उसे समंदर पसंद है, इसलिए शादी रेत पर होगी और शाम को सब लोग याच पर पार्टी करेंगे जो काफी फ्री और रोमांटिक होगा। याच पर लिनकाई और स्टाफ डिटेल्स डिस्कस कर रहे थे, जबकि सियांग और मैं डेक पर आराम कर रहे थे। इत्तेफाक से सियांग ने मुझे वह पुश्तैनी जेड पेंडेंट संभाल कर रखते हुए देख लिया। पहले जब मुझे वह पेंडेंट मिला था तब मैंने तुरंत सियांग को दिखाया था, इसलिए जाहिर है उसे पता था कि वह क्या है। सियांग के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए और बिना एक शब्द बोले उसने मेरे हाथ से वह पेंडेंट छीन लिया। क्या तुम उससे सारे रिश्ते खत्म नहीं कर रहे हो? फिर यह पेंडेंट अभी भी अपने पास क्यों रखा है? मैं डर गया और पेंडेंट वापस छीनना चाहता था। यह सिर्फ एक जेड पेंडेंट है, इसे मुझे वापस दे दो। मुझे इतना परेशान देखकर सियांग और भी चिढ़ गया। उसने पूरी ताकत से पेंडेंट को जमीन पर फेंका और उसे बेरहमी से कुचल दिया। अगर रिश्ते खत्म करने हैं तो पूरी तरह करो। यह पुरानी यादों को पकड़ कर रखना कैसा? पेंडेंट के पल भर में टुकड़े टुकड़े हो गए, इससे पहले कि मैं अपना दुख जता पाता। सियांग ने अचानक मुझे पकड़ा और मेरे साथ समंदर में कूद गया। हम दोनों में से किसी को भी स्विमिंग नहीं आती थी। जमने वाले ठंडे पानी ने धीरे धीरे मुझे पूरी तरह डुबो दिया। मैंने अपने सिर के ऊपर धुंधली सी रोशनी देखी। मेरा दिमाग बिल्कुल खाली था। मुझे आज भी याद है जब हम पहली बार मिले थे तब भी मैं पानी में गिर गया था। उस वक्त वो फिक्र के मारे पागल हो गई थी। कड़ाके की ठंड वाले दिन में उसने सब कुछ भूलकर मुझे बचाने के लिए पानी में छलांग लगा दी थी। मुझे सही सलामत देखने के बाद उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वह पहली बार था जब मैंने उसे रोते देखा था। उसने घबराकर मुझे कसकर गले लगा लिया और कहा कि उसे लगा उसने मुझे खो दिया। उसे इस जिंदगी में सबसे ज्यादा डर मुझे खोने से लगता था। दूसरी बार मैंने उसे तब रोते देखा जब मेरा उससे ब्रेकअप हुआ। वह किसी बच्चे की तरह बेबस हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने क्या गलत किया है। बस मुझसे विनती करती रही कि मैं उसे छोड़कर ना जाऊं। अब वक्त बदल चुका था। क्या वह अब भी मुझे बचाएगी? मुझे नहीं पता। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है। मेरे कानों में समंदर का पानी भरने लगा। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मुझे बस उस रोशनी की किरण में एक साया आता हुआ दिखा, लेकिन वह साया मेरे बगल में डूब रहे सियांग की तरफ लपका। भगवान फिर भी मुझ पर मेहरबान थे। उन्होंने मुझे उस समंदर में इस तरह डूबने नहीं दिया। जब स्टाफ ने मुझे रेस्क्यू किया तो मैंने देखा लिनकाई सियांग को गले लगाए हुए थी और घबराहट में चेक कर रही थी कि उसे कहीं चोट तो नहीं आई। वह मेरी तरफ मुड़ी।
मैं जमीन पर बेजान पड़ा था और मेरा चेहरा एकदम उतरा हुआ था और उसी वक्त हमारी नजरें मिल गई। मेरी आंखें इतनी खाली थी जैसे टूटे हुए सितारे जिसे देखकर देखने वाले का दिल अपने आप बैठ जाए। लिंकाई ने अपना चेहरा फेर लिया और मेरी तरफ नहीं देखा। मुझे उन आंखों से मत देखो। अब मैं सिर्फ सियांग से प्यार करती हूँ। उसे बचाना मेरा फर्ज है। मैंने तुमसे प्यार करना बहुत पहले छोड़ दिया है। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि मैं पहले की तरह सब कुछ छोड़कर तुम्हें बचाने आऊंगी? मैंने धीरे से अपनी नाक सिकोड़ी और सिर हिलाया। यह भी अच्छा है। अब मुझसे प्यार नहीं करती। यह बहुत अच्छा है। बहुत ही बढ़िया। वापस लौटने के बाद लिंकाई का चेहरा बर्फ जैसा ठंडा था और उसने विला के पेपर्स मेरे सामने फेंक दिए। इस घर से तुम्हारी महक आती है। यह मेरे और सियांग के सुहागरात के कमरे ब्राइडल चैम्बर के लायक नहीं है। मैं उसके लिए नया घर तैयार करूंगी। सब कुछ नया होगा। मुझे यह घर रखना भी घिनौना लग रहा है, इसलिए मैं यह तुम्हें दे रही हूं। कल मेरी और सियांग की शादी है। तैयार रहना। सेरेमनी मिस मत करना। अब से तुम जहां भी जाना चाहो, जो भी करना चाहो, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने मना नहीं किया, बस हल्का सा सिर हिलाया। लिंकाई, मैं दिल से तुम्हारी खुशियों की दुआ करता हूं। बाहर जाते हुए उसका शरीर हल्का सा कांपा, पर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसे खुशियों की दुआ देना मेरा सच था, पर मैं अब शादी में शामिल नहीं हो सकता था। अभी अभी मुझे मेरे सुपीरियर का मैसेज मिला था। मेरी मौत का नाटक करने का प्लान तैयार हो चुका है। मुझे अपने मिशन पर जाना है। अब मेरे पास और कोई मौका नहीं है। शादी वाले दिन मैं उस कमरे में खड़ा था जो कभी मेरा और लिंकाई का था और उन मैसेजेस को देख रहा था जिनसे मेरा फोन भरा पड़ा था। शायन, क्या टाइम हो रहा है? तुम अभी तक पहुंचे क्यों नहीं? मैं तुम्हें 20 मिनट दे रही हूं। तुरंत मेरे सामने आओ। शायन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपना वादा तोड़ने की? मैंने फोन की स्क्रीन बंद कर दी और बार बार बज रहे मैसेजेस के वाइब्रेशन को इग्नोर किया। मैंने पेट्रोल का कैन उठाया और पूरे कमरे में छिड़क दिया। लिविंग रूम में पहले से ही एक बॉडी कॉप्स तैयार थी जो मेरी जगह लेगी। अब से मेरा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। मैंने लाइटर निकाला, उसे पेट्रोल के ढेर में फेंका और एक बार भी पीछे मुड़कर देखे बिना बाहर निकल गया। 1 घंटे बाद मैं एक नेशनल सीक्रेट ट्रेनिंग कैंप में था। मेरे सुपीरियर ने पूरी गंभीरता के साथ मेरे सीने पर वह पुलिस बैच नंबर लगाया जो कभी मेरे पिता का था। पुलिस बैच 3,89,527 रिएक्टिवेट हो गया है। शायन, टीम में वापस स्वागत है। अटेंशन सल्यूट। शादी की रस्म शुरू होने में अब सिर्फ 10 मिनट बचे थे। लिंकाई ने गुस्से में अपना फोन नीचे रखा। उसने मुझे अनगिनत बार कॉल किया था। किसी का कोई जवाब नहीं मिला। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शाइन इस बार कौन सी चाल चल रहा है। क्या उसे लग रहा है कि उसे मिली हुई प्रॉपर्टी काफी नहीं है? लिंकाई ने अपना फोन कसकर पकड़ा। उसकी आंखें गुस्से से भरी थी, पर सियांग उन आंखों में छिपी हुई फिक्र देख सकता था। सियांग, एक पल मेरा इंतजार करो। मैं शाइन को तुम्हारा बेस्ट मैन बनाने के लिए वापस लेकर आ रही हूं। जैसा कि उम्मीद थी, लिंकाई ने सख्त लहजे में कहा। कितना मजाक है। इस मोड़ पर भी वह उसे छोड़ नहीं पा रही थी। सियांग ने लिन काई का हाथ कसकर थाम लिया और उसे अपने पास ही रखा। कोई बात नहीं काई, अगर वह नहीं आता तो रहने दो। हम शाइन की वजह से अपना शुभ मुहूर्त ऑस्पिशियस टाइम तो नहीं छोड़ सकते ना। उसने अपने पास खड़ी औरत को मनाया। उसने इस मौके का कई सालों तक इंतजार किया था। वह बिल्कुल नहीं चाहता था कि मैं आखिरी मिनट में आकर सब कुछ छीन लूं। सियांग की आंखों में एक शातिर चमक आई और लिंकाई की आंखें डार्क हो गई। आखिर में उसने विरोध में कुछ नहीं कहा। उसने सोचा अभी 10 मिनट बाकी है। शायद मैं उसे कॉल करूं या टेक्स्ट करूं कि मैं यह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा और उससे भीख मांगूं कि वह सियांग से शादी ना करे। पर वक्त बीतता गया। एक सेकंड, एक मिनट। वो जिस चीज का इंतजार कर रही थी वह नहीं हुआ। आखिरकार शादी का म्यूजिक बजने लगा। उसने मायूसी से अपना फोन टेबल पर पटका। उसका चेहरा एकदम ठंडा पड़ चुका था। चलो सियांग, आज के बाद तुम मेरे पति हो। उसने सियांग का हाथ थामा। जैसे ही वह मुड़ी, टेबल पर रखे फोन की स्क्रीन चमक उठी। एक टेक्स्ट मैसेज आया था। सियांग के चेहरे के भाव बदल गए। वह मुस्कुराया। तुम बस वहीं पहुंचो, काई मेरा इंतजार करना। लिंकाई ने सिर हिलाया और अकेले हॉल में दाखिल हो गई। क्या? सियांग ने लिंकाई का फोन उठा लिया।
मैसेज बटलर का था। यह बुरा हुआ। सोलेन शाइन के साथ कुछ अनहोनी हो गई है। बात यहां तक पहुंच गई और तुम अभी भी काई को रोकने के लिए यह चाल चलना चाहते हो। शाइन, तुम एक पीछा ना छोड़ने वाली परछाई की तरह हो। लेकिन अब यह नामुमकिन है। वह मेरी है। उसने बटलर का मैसेज डिलीट कर दिया। अगले ही पल उसके अपने फोन की घंटी बजी। वह भी बटलर का ही नंबर था। उसने लापरवाही से फोन उठाया। मिस्टर सिया, क्या सीलिन आपके साथ हैं? शाइन के साथ कुछ हादसा हो गया है। मेरी और काई की शादी शुरू होने वाली है। उसे ऐसी मामूली बातों के लिए परेशान मत करो। यह कहकर सियांग ने तुरंत फोन काट दिया। एमसी की बातें भी अब अपने चरम पर थी। उसे स्टेज पर जाना था। एक संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ उसने हॉल के दरवाजे धकेले और तेज लाइटों के बीच रेड कारपेट पर चल पड़ा। वह उस औरत के सामने आया जिससे उसने सालों तक बेइंतहा प्यार किया था। शादी बहुत सुचारू रूप से चली। उन्होंने कस्में खाई, अंगूठियों का एक्सचेंज किया और सबकी नजरों के सामने एक दूसरे को किस किया। सबने उन्हें दुआएं दी। लेकिन लिनकाई के दिल की बेचैनी जरा भी कम नहीं हुई थी। इसके उलट वह और भी तेज हो गई। उसने अनजाने में अपना फोन ढूंढना चाहा ताकि देख सके कि मैंने उसे कोई रिप्लाई दिया है या नहीं। लेकिन जैसे ही उसने अपनी पॉकेट में हाथ डाला, उसे याद आया कि वह उसे बैकस्टेज ही छोड़ आई थी। काई, अब मेहमानों को टोस्ट देने का वक्त है। आज यहाँ बहुत लोग आए हैं। सियांग के होठों पर एक खुशनुमा मुस्कान थी। वह बहुत चमकता हुआ और चार्मिंग लग रहा था। मेहमानों ने उनकी तारीफ करते हुए उन्हें मेड इन हेवन जोड़ी बताया। लेकिन उसका लुक, चेहरा और पर्सनालिटी, यह सब वह चीजें थी जो लिनकाई को पसंद नहीं थी। यहां तक कि उसके साथ करीब होना भी दिल से नहीं था। लेकिन सियांग ने उसके लिए बहुत कुर्बानी दी थी। पास्ट में मैंने उसे छोड़ दिया था। अब वह इतनी एहसान फरामोश इंसान नहीं बन सकती थी। अपने दिल की अजीब सी फीलिंग को दबाते हुए लिनकाई ने भारी आवाज में जवाब दिया और मेहमानों के साथ टोस्ट करने चली गई। चारों तरफ हंसीजाक और बातें हो रही थी। टोस्ट के लिए गिलास टकरा रहे थे। यह शादी की दावत देर रात तक चली। सियांग पूरी तरह से नशे में धुत था। काई, आखिरकार मैं तुम्हारा हो गया। क्या तुम जानती हो मैंने इस दिन का कितना इंतजार किया है? तुम हमेशा शाइन की तरफ देखती थी, कभी मेरी तरफ नहीं। अब आखिरकार मेरा इंतजार खत्म हुआ। काई, मैं बहुत खुश हूं। कार में सियांग ने छेड़खानी शुरू कर दी और उसके कपड़े खींचने लगा। लिनकाई की आंखों में नशे में कही गई इन बातों के लिए एक मजबूर सी नरमी थी। और फिर उसे दोबारा मेरा ख्याल आया। अपना फोन वापस मिलने के बाद उसने देखा कि मैंने कोई जवाब नहीं दिया था। इतना पत्थर दिल कि उसका दिल ही टूट गया। वह अच्छी तरह जानती थी कि अगर मैं उसे रुकने के लिए सिर्फ एक शब्द भी कह देता तो वह सब कुछ छोड़ देती। पर मैं इतना क्रूर था कि उसकी शादी में भी नहीं आया। अगर ऐसा है तो अब से वह मेरे लिए नरम नहीं पड़ेगी। कार उन दोनों के नए ब्राइडल स्वीट पर पहुंची। लिनकाई ने नशे में धुत उस आदमी को कार से बाहर निकलने में मदद की और देखा कि बटलर घबराया हुआ उनकी तरफ दौड़ रहा है। सीलिन बहुत बुरा हुआ। यह शब्द किसी बम की तरह थे। इससे पहले कि लिनकाई कुछ रिएक्ट कर पाती, सियांग का नशा पहले उतर गया। जो भी बात है कल कहना। काई आज बहुत थक गई है। जो आदमी अभी नशे में मरा जा रहा था उसने जल्दी से बटलर को टोक दिया। इन दिनों सियांग का बोलबाला था, इसलिए बटलर ने लिनकाई के चेहरे के भाव देखे और कुछ बोलने की हिम्मत नहीं की। सही बात है, आज मेरी और सियांग की शादी है। कुछ बुरा कैसे हो सकता है? लिनकाई का रवैया भी सहमति वाला था, जिससे सियांग ने राहत की सांस ली। बटलर भी इशारा समझकर पीछे हट गया। लेकिन कुछ ही देर बाद सियांग को बाथरूम तक छोड़ने के बाद लिनकाई वापस लिविंग रूम में आई। सोफे पर ठंडे चेहरे के साथ बैठी और बटलर को बुलाया। क्या हुआ था? उसने सियांग के सामने नहीं पूछा क्योंकि उसे अंदेशा था कि यह मामला मुझसे जुड़ा है। जैसा कि उम्मीद थी, बटलर का चेहरा उतर गया। उसने अपना सिर झुकाया और धीमी आवाज में बोला, सीलिन, वो शायन के साथ कुछ अनहोनी हो गई है। उसने नफरत भरा लुक दिया। उसके साथ क्या हो सकता है? क्या उसे लग रहा है कि उसके पास काफी पैसे नहीं है? उसे दे दो। अब से मेरा और उसका कोई रिश्ता नहीं है। शायन, वह अब इस दुनिया में नहीं रहे। उस पलकाई ने सोफे के हथे को कसकर पकड़ लिया। यह खबर बहुत बड़ा झटका थी। शाइन अचानक कैसे मर सकता है? उसने बटलर को घूर कर देखा। उसका लहजा बर्फ की तरह ठंडा था। इस बात का मजाक उड़ा रहे हो? क्या अपनी जिंदगी से थक गए हो? बटलर इतना डर गया कि वह लगभग घुटनों पर आ गया।
उसने कांपते हुए पूरी सिचुएशन रिपोर्ट की। यह सच है। दोपहर में हमने देखा कि जो घर आपने शायन को दिया था उसमें आग लग गई थी। आग बहुत भयानक थी। रेस्क्यू वर्कर्स वक्त पर नहीं पहुंच पाए। आग बुझाने में कई घंटे लग गए। जब हम अंदर चेक करने गए तो शाइन इतना जल चुके थे कि उनकी पहचान करना मुश्किल था। उन्हें बचाया नहीं जा सका। हवा में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। लिनकाई की आंखों में अविश्वास, डिसबिलीफ था। काफी देर बाद वह जैसे होश में आई और गुस्से से दहाड़ी। यह कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी बात और मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया? तुम लोग आखिर कैसा काम कर रहे हो? मैंने आपको कॉल किया था और मैसेज भी भेजे थे पर आपने जवाब नहीं दिया। मैंने मिस्टर सियांग को भी कॉल किया था। उन्होंने कहा कि आप बिजी हैं और इस छोटी सी बात के लिए आपको परेशान करने की जरूरत नहीं है। बटलर ने बहुत ही सम्मान के साथ सिर झुकाया। उसके पैर कांप रहे थे। मुमकिन ही नहीं है। एक और गुस्से भरी दहाड़। शादी की रस्म के अलावा फोन हमेशा मेरे पास था। किसी ने कोई कॉल नहीं किया। भयानक गुस्से में लिंकाई ने तुरंत अपना फोन निकाला ताकि बटलर से सवाल कर सके। लेकिन तभी उसने ट्रैश फोल्डर में वह मैसेज और कॉल्स देखे जो किसी ने डिलीट कर दिए थे। वह सब बटलर की तरफ से थे। वह सन रह गई। वह ठीक शादी शुरू होने से पहले का वक्त था। सिर्फ सियांग ही इसे छेड़ सकता था। उसका चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। तुरंत बाद उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मुझे शायन के पास ले चलो। उसकी आवाज कांप रही थी। सीलिन शायन तो अब इससे पहले कि बटलर अपनी बात पूरी कर पाता। लिनकाई की आंखें लाल हो चुकी थी। मुझे उसके पास ले चलो, वह एक बार फिर चिल्लाई। बटलर हिचकिचाया पर उसे सिर हिलाना पड़ा। ड्राइवर ने कार तैयार की और उसे उस कमरे में ले गया जो कभी हमारा ब्राइडल चैम्बर था। जब लिनकाई कार से बाहर निकली तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। हमारी यादें अब राखा ढेर बन चुकी थी। कुछ भी नहीं बचा था। वह उस जमीन पर पागलों की तरह चलने लगी जो आग से झुलस चुकी थी। धुएं की तेज गंध अभी भी वहां मौजूद थी जो यह साबित करने के लिए काफी थी कि वह आग कितनी बेरहम थी और उसका शायन वह बिल्कुल अंदर वाले हिस्से तक गई। जमीन के एक छोटे से साफ टुकड़े पर उसने एक जला हुआ शव देखा। उसकी सांसें जैसे उस पल थम गई। लिनकाई धीरे से घुटनों के बल बैठ गई। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि हाथ बढ़ाकर उसे छुए। उसे डर था कि कहीं मैं राख बनकर बिखर ना जाऊं। क्या यह वही है? उसकी आवाज फटी हुई थी। यकीन करना मुश्किल था कि सिर्फ एक दिन में मेरी हालत ऐसी हो गई थी। यही वह है। उस वक्त वहां सिर्फ शाइन था। यह जवाब मिलते ही लिनकाई का दम घुटने लगा। उसकी लाल आंखों से एक आंसू टपका और खामोशी से उसके पैरों के नीचे की जमीन पर जा गिरा। ऐसा क्यों हुआ? इसकी वजह क्या थी? इसमें आग कैसे लगी? शाइन, तुमने मुझसे इतने पैसों की डिमांड की थी। तुमने तो एक पैसा भी खर्च नहीं किया। क्या तुम्हें पैसों से सबसे ज्यादा प्यार नहीं था? मैं तुम्हें अपने सारे पैसे दे दूंगी। बस मुझसे कह दो कि यह सब एक मजाक है। मैं तुम्हें अपनी सारी दौलत दे सकती हूं। शायन, वो औरत चिल्लाई। पहले वह मुझसे नफरत करती थी कि मैं एक गोल्ड डिगर हूं, पर अब वह बस यही दुआ कर रही थी कि यह सब एक मजाक हो। बस मेरी एक चाल ताकि मैं उससे पैसे मांग सकूं। अगर वह मुझे अपने सारे पैसे दे देती तो वह इंसान मुस्कुराते हुए बाहर आ जाता। पर उसने कई बार मेरा नाम पुकारा और वहां कोई जवाब नहीं मिला। उन खाली खंडहरों के बीच वह इंसान जिससे वह प्यार करती थी मर चुका था। शायन, लिनकाई ने बेप्सी में मेरा नाम पुकारा। आंसू झरने की तरह बह रहे थे। भले ही मैंने उसे बार बार चोट पहुंचाई थी, पर वह फिर भी मुझे भुला नहीं पा रही थी। सियांग के साथ उसकी शादी, उसने कसम खाई थी कि वह पास्ट को खत्म कर देगी। पर तुम मुझे एक बार फिर छोड़कर क्यों चले गए? शायन, तुम कितने पत्थर दिल हो। क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कभी एक सेकंड के लिए भी जगह थी? वह तड़प कर रोई, यहां तक कि वह दूसरे इंसान को पकड़ भी नहीं पा रही थी। खत्म न होने वाले दर्द ने लिनकाई को घेर लिया। उसे लगा जैसे वह इन राखों के बीच दम तोड़ देगी। मैं उसे दोबारा छोड़कर क्यों चला गया? वह मुझे भुला क्यों नहीं पा रही थी? लिनकाई की इस पागलों वाली हालत को देखकर बटलर ने आगे बढ़कर उसे एक और चौंकाने वाली खबर सुनाई। सीलिन, जब हम पहचान कंफर्म करने के लिए डीएनए मैच कर रहे थे तो हमें पता चला कि उस साल जिसने आपको किडनी डोनेट की थी वह शाइन थे। उस वक्त के हॉस्पिटल के
सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक किडनी निकालने की सर्जरी खत्म होने के बाद शाइन रिकवरी का इंतजार किए बिना ही तुरंत वहां से चले गए थे। इसीलिए उस साल कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई थी। जैसे आसमान से बिजली गिरी हो। लिंकाई का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उस साल होश आने पर उसने जिस पहले इंसान को देखा था वह सियांग था। उसने उसकी कमर का स्कार निशान देख लिया था। नर्स की घुमावदार बातों और सियांग की मौजूदगी की वजह से उसने हमेशा यही सोचा कि किडनी देने वाला सियांग ही था। इसीलिए वह उसकी मंगेतर फियांसी बनी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि यह सब झूठ था और आपके पिछले ऑफिस के पास जो ऐलान आया था उसमें भी शायन ने ही अपनी जान जोखिम में डालकर आपको बचाया था। यह सारी बातें एक एक करके मेरी लाश के सामने कही गई। बटलर का हर जुमला लिंकाई के दिल के जख्म को और गहरा कर रहा था। आखिर में वह खुद को रोक नहीं पाई और एक दिल दहला देने वाली चीख मारी। शायन उसने हमेशा सोचा था कि मुझे उसकी परवाह नहीं है। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसकी पीठ पीछे जहां उसे पता भी नहीं था मैंने बार बार अपनी कुर्बानी दी थी। अगर ऐसा है तो तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अगर तुम बस एक बार कुछ कह देते तो मैं पक्का तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ देती। शायन, आखिर क्यों तुम चुपचाप मेरी बेइज्जती सहते रहे? तुम्हें कितना दर्द हुआ होगा। तुमने मुझे यह क्यों नहीं बताया कि तुम भी मुझसे प्यार करते थे? बर्बादी के आंसू एक एक बूंद करके गिर रहे थे। वह बेइंतहा दर्द उसे अंदर तक झकझोर रहा था। शांत अंधेरी रात में आसमान सितारों से भरा था। मरे हुए इंसान की कब्र के सामने सारे सच सामने आ गए थे। लिंकाई तुरंत वापस नहीं लौटी। इसके बजाय उसने लोगों को मुझे सही तरीके से दफनाने का आर्डर दिया। उस दौरान उसके फोन की घंटी अनगिनत बार बजी। बिना फोन उठाए भी वह जानती थी कि वह कौन है। वह आदमी जिसने मुझे नुकसान पहुंचाया था। पूरी रात से सुबह तक काम करने के बाद उसने आखिरकार सब कुछ हैंडल कर लिया। मेरी राखैश को उसने अपने हाथों से कब्र में रखा। उसे खुद से नफरत हो रही थी और सियांग से उससे भी ज्यादा। अगर उसने उसे धोखा ना दिया होता तो मेरे मरने के बाद उसे यह सब क्यों पता चलता कि मैंने उसके लिए इतना कुछ किया था? उसने तो बार बार मुझे फंसाया जिसकी वजह से काई ने मुझे इतनी चोट पहुंचाई। कब्र के पत्थर पर खुदा हुआ नाम उसकी आंखों में चुभ रहा था। उसने कांपते हुए हाथ बढ़ाकर मेरे नाम को सहलाया। बेइंतहा गम उमड़ पड़ा। मैं मर चुका था। अब उसके जीने का क्या मतलब था? पर उससे पहले उसे एक काम और करना था। लिंकाई के फोन की रिंगर एक बार फिर बजी। इस बार उसने उसे इग्नोर नहीं किया। उसकी आंखों का दुख गायब हो गया और उसकी जगह ठंडी नफरत ने ले ली। उसने फोन उठाया। काई, तुम कहाँ चली गई थी? तुम अब जवाब क्यों दे रही हो? मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान था। वह सियांग की आवाज थी। वह लगभग रो रहा था। पिछली रात वह फिक्र और डर में था कि कहीं बटलर मेरे एक्सीडेंट की खबर ना दे दे। पर जब वह शावर लेकर बाहर आया तो लिंकाई जा चुकी थी। इस वक्त वह बहुत एंजाइटी में था। उसे डर था कि अगले ही पल मैं लिंकाई के साथ आ जाऊंगा और वह फिर से एक साइड कैरेक्टर बनकर रह जाएगा जिसकी कोई अहमियत नहीं है। वह लगभग पूरी रात जागा रहा। लगातार लिंकाई और मुझे कॉल करता रहा, पर किसी ने जवाब नहीं दिया। उस घबराहट ने उसे कपा दिया। वह वाकई मुझसे बहुत डरता था, यह जानते हुए कि वह मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। उसने लिंकाई को किडनी डोनेट करने का नाटक किया एवं मैं उसकी जान बचाने का झूठा नाटक किया और लगातार मुझे फंसाता रहा ताकि लिंकाई मुझसे नफरत करे। उसने सोचा था कि एक बार शादी हो जाए तो फिर उसे काई को खोने का डर नहीं रहेगा। पर मेरी सिर्फ एक खबर ने बिना मेरे सामने आए ही लिंकाई को उससे दूर कर दिया। आखिर ऐसा क्यों था? मैंने तो उससे प्यार नहीं किया था। मैंने उसे छोड़ दिया था। सियांग मुझसे नफरत करता था। अब जब लिंकाई ने उसका कॉल उठाया तो उसने और कुछ सोचे बिना तुरंत अपना बेचारा बनने का नाटक शुरू कर दिया। तुम कल रात यहाँ नहीं थी। मुझे चक्कर आ रहे हैं और सांस लेने में फिर से दिक्कत हो रही है। डॉक्टर ने कहा कि यह अभी भी मेरी मिसिंग किडनी की वजह से है। क्या तुम मेरे पास वापस आ सकती हो? वह अक्सर इसी बहाने का इस्तेमाल करता था और हर बार लिंकाई अपना काम छोड़कर उसके पास आ जाती थी। ठीक है, मैं बस अभी आती हूँ। एक वक्त था जब उसे उस पर तरस आता था, पर अब जब उसे सच पता चल गया था तो सियांग का यह बहाना सुनकर लिंकाई को घिना रही थी। सियांग की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वह ऐसी बातें कहें? उसने एक ठंडी हंसी दी और फोन काट दिया। उसने जो सफेद वेडिंग ड्रेस पहनी थी उसे बदलकर फॉर्मल कोल्ड ब्लैक सूट जो बिल्कुल किसी अंतिम संस्कार के कपड़ों जैसा था। सीलिन, क्या आप वापस जाना चाहती हैं? बटलर ने सही मौके पर पूछा।
बेशक मैं वापस जा रही हूँ। भला मैं क्यों नहीं जाऊंगी? सियांग ने मुझसे शादी करने के लिए इतनी मुसीबतें झेली हैं। जाहिर है मुझे उसका अच्छे से ख्याल रखना होगा। लिनकाई की आवाज में कोई इमोशन नहीं था जब वह कार में बैठी। 1 घंटे बाद वह सियांग के साथ अपने ब्राइडल स्वीट में वापस आ गई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, शर्ट पहने हुए सियांग खुद को रोक नहीं पाया और उसकी तरफ लपका। काई, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। तुम कल रात कहाँ चली गई थी? वो हमारी सुहागरात थी और तुम मेरे साथ भी नहीं थी। वह जानता था कि भले ही उसके दिल में वह मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, पर लिनकाई को उसकी बॉडी पसंद थी। वह कई बार फिजिकल हो चुके थे। वो लिनकाई की पसंद नापसंद को अच्छी तरह समझ चुका था। अब वह उसे खुलेआम सिड्यूस कर रहा था, इस उम्मीद में कि वह हमेशा की तरह सब कुछ भूल जाएगी और पैशनेट होकर उसके साथ बेड पर चली जाएगी। पर लिनकाई की आंखें पत्थर की तरह ठंडी थी। वह उसे ऐसे देख रही थी जैसे वह कोई मजाक हो। अपने चेहरे के इतने करीब मौजूद उस चेहरे को देखकर लिनकाई ने उस आदमी की ठूप पकड़ी। सियांग की उम्मीद भरी नजरों के बीच उसने बेरहमी से उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ा। थप्पड़ इतनी जोर का था कि सियांग जमीन पर गिर पड़ा। उसका गोरा चेहरा लाल होकर सूज गया। उसने अविश्वास के साथ ऊपर देखा। काई, तुमने मुझे क्यों मारा? मैंने तुम्हें कितनी बार बचाया और तुमने मुझे मारा। बोलते बोलते उसे शायद कुछ समझ आया। अपना चेहरा पकड़ते हुए उसकी आंखों में धीरे धीरे जहरीली नफरत भर गई। अब मैं समझा, यह शायन है ना? क्या उसने तुमसे कुछ कहा? वह तुमसे प्यार नहीं करता। उसने जो भी कहा हो काई, क्या तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगी? मैं वह हूं जो वाकई तुमसे प्यार करता है, वो जो तुम्हारे लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है। शायन तो बस यह जानता है कि तुम उसके लिए जो अच्छे काम करती हो उनका मजाक कैसे उड़ाना है। वो बस एक बेशम गोल्ड डिगर है। काई, क्या तुम यह पहले से नहीं जानती थी? वह रोते हुए बोला, जैसे उसके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई हो। पर उम्मीद के उलट इन बातों ने लिनकाई को और भी ज्यादा आग बबूला कर दिया। सयोंगा, तुम अपनी मौत मांग रहे हो। जमीन पर पड़े उस आदमी की तरफ देखते हुए उसने उसे किक मारी, पर उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। लिनकाई उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है? पक्का यह शायन ने ही किया होगा। उसने ही कुछ किया होगा। सियानंग की आंखें आंसुओं से भर गई। वह जमीन पर घिसटते हुए लिनकाई के पैरों के पास आया, रोते हुए और बेचारों की तरह अपना सिर हिलाते हुए बोला, काई, मुझे बताओ मैंने क्या गलत किया? मैं सब ठीक कर दूंगा, प्लीज शायन की बातों पर यकीन मत करो, ठीक है? पर उस औरत की आंखों में अब पुराने प्यार का कोई निशान नहीं था। अगर बटलर ने इन्वेस्टिगेट किया होता तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि तुम शुरू से मुझसे झूठ बोल रहे थे। तुम किडनी डोनर नहीं थे और ना ही तुमने मुझे उस इवलांच में बचाया था। उसने सब खत्म कर दिया। वो शायन था जिसने मेरे लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। फिर भी तुम्हारी इतनी हिम्मत मत कि तुमने उसके किए हुए कामों का क्रेडिट खुद ले लिया और लगातार उसे बदनाम करते रहे। सियांग, तुम्हारा कलेजा तो देखो। सियांग का चेहरा पीला पड़ गया। उसके हाथों ने लिनकाई की पट को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं नहीं चाहता था कि यह सब ऐसा हो। काई, प्लीज मुझ पर यकीन करो। मैं बस तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। मैं नहीं चाहता कि शाइन तुम्हें बार बार चोट पहुंचाए, तुम्हें अकेला छोड़ दे। अब हमारी शादी हो चुकी है। अब शाइन की परवाह मत करो। क्या हम बस एक साथ खुशी खुशी नहीं रह सकते? मैं वादा करता हूं कि मैं खुद को बदल लूंगा। काई, मैं तुमसे भीख मांगता हूं। मुझे माफ कर दो। मैं अब तुम्हारा पति हूं। सियांग लगातार ऊपर देखते हुए रोता रहा, इस उम्मीद में कि सामने वाला इंसान उसे बस एक बार माफ कर दे। पर वह भूल गया था कि लिनकाई कभी भी रहम करने वाली इंसान नहीं थी और मैं हमेशा से वही था जिससे उसने सबसे ज्यादा प्यार किया था। उसकी आवाज हमेशा की तरह ठंडी थी। यह इसलिए हुआ क्योंकि मैंने तुम पर बहुत ज्यादा भरोसा किया कि मैं इस सिचुएशन में पहुंच गई। क्या तुम जानते हो वह कहां है? जब तक तुम जाकर उससे माफी नहीं मांगते मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। सियांग ने रोना बंद कर दिया। उसकी आंखें चमक उठी। उसे लगा कि उसके पास अभी भी एक मौका है। वो लिनकाई के साथ इतने समय से था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वह उसकी परवाह ना करे। वह उसका रोना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने जल्दी से सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक मुस्कान कौधी। ठीक है, यही किया जाना चाहिए। यह मेरी गलती थी। शायन से माफी मांगना सही बात है। क्या उसे पैसे पसंद नहीं है? मैं उसे बहुत सारे पैसे दूंगा। वह पक्का बहुत खुश होगा। काई, तो वह कहां है? मैं अभी
जाकर उससे मिलूंगा और माफी मांगूंगा। लिनकाई ने उसकी तरफ देखा। उसके होठों के कोनों पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। उसकी आवाज ऐसी लग रही थी जैसे नर्क से आ रही हो। फिर तुम खुद नीचे जा सकते हो और उसके सामने अपने पापों का प्रायश्चित कर सकते हो। सियांग का चेहरा अचानक मौत की तरह पीला पड़ गया। उसे उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। शाइन चला गया। यह कैसे मुमकिन है? पक्का कोई गलती हुई है। यह पक्का तुम्हें वापस पाने की उसकी कोई चाल होगी। शाइन कैसे जा सकता है? वह चिल्लाया। पर अगले ही सेकंड उस औरत ने उसका गला पकड़ लिया। लिनकाई की आंखों में एक पागलपन वाली चमक थी। तुम अभी भी नाटक कर रहे हो। अगर तुम नहीं होते तो शाइन कैसे? अगर तुमने बटलर को मुझसे कांटेक्ट करने से नहीं रोका होता तो शाइन को बचाया जा सकता था। मुझसे शादी करने के लिए तुम सच में किसी भी हद तक गिर गए। अब जब शाइन चला गया है तो तुम पक्का संतुष्ट होगे। क्या तुम जानते हो वह कैसे मरा? वह तुम्हें बताएगा। सियांग, जब हम अपनी शादी कर रहे थे तब शाइन आग में घिरा था। वह तुम ही थे जिसने बटलर को रोका, मुझे जानने से रोका, वरना मैं उसे बचा सकती थी। जब तक मैं वहां पहुंची वो आग की लपटों में समा चुका था। हर शब्द के साथ लिनकाई की आंखों में गुस्से की आग तेज होती गई और उसके हाथ की पकड़ और मजबूत होती गई। उसने सियांग की गर्दन को जोर से दबा दिया। उस आदमी का चेहरा एकदम लाल हो गया। उसके होठ बैंगनी पड़ गए। वह विरोध का एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। उसके अंदर डर की एक गहरी लहर दौड़ गई। यह पहली बार था जब उसने लिनकाई को इस तरह देखा था, इतना पागलों की तरह बेपरवाह। सियांग की आंखों के कोनों से आंसू बहने लगे। वह दम घुटने के दौरान खुद को छुड़ाने के लिए संघर्ष कर रहा था। कमजोर आवाज में बोला, सॉरी काई। हर शब्द पूरी ताकत लगाकर बोला गया था, पर लिनकाई ने हाथ नहीं छोड़ा। वह उसे मरते हुए ठंडी नजरों से देखती रही जब तक कि वह बेहोश होने वाला नहीं हुआ। फिर अचानक उसने अपनी पकड़ ढीली कर दी, जिससे सियांग जमीन पर जोर से गिर पड़ा। तुम्हें इस तरह मरने देना तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा। आज से तुम शाइन को सब कुछ वापस करोगे। तुम वो सारा दर्द महसूस करोगे जिससे वह गुजरा था। सियांग जमीन पर औंधे मुंह पड़ा था, सांस लेने के लिए तड़प रहा था। अभी उसे लगा कि वह मरने वाला है, पर उसे जल्दी ही एहसास हो गया कि मर जाना बेहतर होता, क्योंकि लिनकाई ने उसे बेरहमी से सजा सुना दी थी। जब सियांग की आंख खुली तो उसने खुद को एकदम अंधेरे बंद कमरे में पाया। जरा सी हलचल के साथ ही उसकी कमर का जख्म असहनीय रूप से दर्द देने लगा। कोई पट्टी नहीं, कोई डिसइंफेक्टेंट नहीं, कोई रिकवरी ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। वो अब इतना कमजोर हो चुका था कि बोल भी नहीं पा रहा था। लेकिन लिनकाई उसे इतनी आसानी से मरने नहीं देना चाहती थी। कोई रेगुलरली उसे खाना देने आता था ताकि वह बस जिंदा रह सके। एक हफ्ते बाद जैसे ही उसके जख्म भरने लगे, कोई अंदर आया और उसके सर्जिकल टांके स्टिचेस काट दिए। वो एक बार फिर असहनीय दर्द से गुजरा। उसकी चीखें पूरे बेसमेंट में गूंज उठी। लिनकाई सर्विलांस कैमरे पर सब कुछ देख रही थी। उसके हाथ में मेरी एक फोटो थी जब मैं जिंदा था। यह उस वक्त की थी जब हमारा रिश्ता अपने बेस्ट फेज में था। जब भी वह इस फोटो को देखती उसे लगता जैसे वह पास्ट में पहुंच गई हो, उस वक्त में जो गरीबी से भरा था पर बहुत सुकून देने वाला था। हम दोनों ने साथ में स्ट्रगल किया था, साथ में मेहनत की थी, डरते डरते हाथ पकड़े थे, किस किया था और साथ में अपने फ्यूचर के सपने देखे थे। फिर मैंने पत्थर दिल बनकर उसे छोड़ दिया और जब हम दोबारा मिले तो हालात बदल चुके थे और लोग जा चुके थे। उसकी यादों का वह मासूम और खूबसूरत इंसान अब मतलबी, नफरत के लायक और एक अजनबी बन चुका था। वो अब उसे पहचान नहीं पा रही थी। उसने पागलों की तरह मुझसे बदला लेना चाहा, ताकि मुझे पता चल सके कि उसे छोड़ना मेरी गलती थी।